Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. I hope you all are doing great. So, this is Target 50 series of Indian economy and Indian financial systems, जिसमें आज हम करने वाले हैं रिफॉर्म्स. तो रिफॉर्म्स जनरली जो है हम फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की बात करें तो वो एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में हम डिनोट करते हैं. या जो 1991 के रिफॉर्म्स आए थे विच सब्सटैंशियली चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हम उसकी बात करते हैं. लेकिन आज के इस चैप्टर में ये हम उन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं जो कि अलग अलग एरियाज में आए. ठीक है, तो हम स्पेसिफिकली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं जो कि मॉड्यूल सी से रेलेवेंट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स हैं वो आए. ठीक है, तो तीन मेन इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हम कवर करेंगे. बिफोर मूविंग अहेड आई ऑल्सो वांट टू टेल यू कि अगर आप जैब की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर एनी कोर्स दैट कैन हेल्प यू इन दिस जर्नी, तो आप edutap.in पर जाकर मास्टर कोर्स को चेकआउट कर सकते हो. मास्टर कोर्स का 2 दिन का डेमो सेशन अवेलेबल है. डेमो मास्टर कोर्स ये आपको बहुत बेहतरीन आइडिया देगा कि आपको मास्टर कोर्स में इनरोल करना है या नहीं, एंड यू कैन बाय इट इन जस्ट ₹1. ठीक है, तो ₹1 में आप इस मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो. इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिल जाएंगी जो कि रिकॉर्डेड सेशंस हैं, जो कि आप अपनी कन्वीनियंस पे देख सकते हो. जब आप एक्चुअल मास्टर कोर्स बाय करोगे तो उसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, लेकिन डेमो कोर्स में लाइव क्लास अवेलेबल नहीं है. कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए, ये सब कुछ मिलेगा. डाउनलोड द ब्रोशर टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स. So now let's start to uh, the chapter or the lecture. Let's start with the lecture, that is reforms and developments. तो सबसे पहला रिफॉर्म है वो आया है इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंसिंग में. इंफ्रास्ट्रक्चरल से रिलेटेड जो फाइनेंस होता है वो बेसिकली हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए. क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द बोन ऑफ द इकोनॉमी. ऑल्सो जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, पुल बनाते हैं, ट्रैक्स बनाते हैं, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, है ना, और ओवरऑल कंट्री को हम आगे की तरफ लेकर जाने की कोशिश करते हैं विद मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज. या ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज नहीं बोलेंगे, बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अलग अलग टाइप का, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशंस हो, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, है ना, रेलवेज, पुल्स, ब्रिजेस, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पैसा लगता है. और वो पैसा ऐसा होता है जो 1 दिन में या 2 दिन में, 1 साल, 2 साल इनमें रिटर्न्स देने स्टार्ट नहीं करता. अगर कोई नेशनल हाईवे बन रहा है तो उसके ऊपर टोल लगेंगे, वो चलना स्टार्ट होगा, जब ज़्यादा यूज़ होगा तो रिटर्न्स आने स्टार्ट होंगे. सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. तो लॉन्ग टर्म फंडिंग जिसमें कि स्टेक्स बहुत हाई हैं, अगर लॉस हो जाए तो लॉस हो जाए, नहीं चला तो नहीं ही चला, है ना, और रिटर्न्स आने के चांसेस बहुत लेट हैं. आएंगे बट लेट आएंगे. तो ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे पास कुछ हो, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंसिंग में हमारी मदद कर सके. और उसके लिए हम लेकर आए आपका नबफिड. ठीक है, तो जो पहला रिफॉर्म है दैट इज अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंसिंग, बिकॉज लॉन्ग मेच्योरिटी होता है. 5 से 40 साल के लोन्स लार्जर अमाउंट्स के लिए होते हैं, बहुत बड़े बड़े 100 करोड़, है ना. जो लेटेस्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट हुई है दैट इज फॉर 111 लाख करोड़. ठीक है, उतनी फंडिंग जो है उसको मोबिलाइजेशन करने की बात कही गई है. हाई रिस्क ड्यू टू डिलेज, कॉस्ट ओवररन्स, है ना, रिस्क के चांसेस पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की वजह से रिस्क वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. एंड रिटर्न्स फिक्स्ड होते हैं लेकिन स्लो होते हैं. ठीक है, लो एंड स्लो फिक्स्ड रिटर्न्स. तो इन सब के लिए हमारे पास कोई संस्था होनी ज़रूरी है. क्या आज से पहले हमारे पास कुछ नहीं था? नहीं. आज से पहले हमारे पास थे गवर्नमेंट्स, थे डीएफआईज, कमर्शियल बैंक्स, एनबीएफसीज, एक्सटर्नल बोरोविंग्स, एफडीआई, सब कुछ था. लेकिन हमें एक कोर एपिक्स इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत थी जो इस एरिया में हमारी मदद करे. तो हम एक डीएफआई लेकर आए, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसका नाम है नबफिड, जो कि लेटेस्ट 2021 में आया है. सो इट इज़ अ स्पेशल बैंक दैट फंड्स बिग इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स. लॉन्ग टर्म के लिए देता है, पब्लिक डिपॉजिट्स नहीं लेता, लेकिन फंडिंग में मदद करता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में. ठीक है, तो ये एक स्पेशल एक्ट के तहत लॉन्च किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है. 1 लाख करोड़ का इसका ऑथराइज्ड कैपिटल है. सेंट्रल गवर्नमेंट 100% तक ओनरशिप से स्टार्ट किया था, बट इट कैन रिड्यूस टू, जो गवर्नमेंट की ओनरशिप है, इट कैन बी रिड्यूस टू 26%. इसके अलावा इसमें जो शेयर होल्डर्स हैं वो गवर्नमेंट, बैंक, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस फर्म्स, फॉरेन वेल्थ फंड्स, ये सब हो सकते हैं. वाई वो, ठीक है, तो ये दिस इज योर फर्स्ट, जो हमने बात करी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंसिंग की. तो फर्स्ट रिफॉर्म जो है वो आया कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंसिंग के लिए एपेक्स इंस्टीट्यूशन डीएफआई बनाने की कोशिश करी, दैट वाज नबफेड.
NACRL सेकंड आया एसेट रिकंस्ट्रक्शन बैंक, ठीक है। हाँ, ये हम बहुत टाइम से चाह रहे थे कि हमारे पास कोई ऐसी चीज हो जिससे कि जो बैंक्स की कोर प्रॉब्लम है कि भाई आपके एनपीएस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो कोर एक्टिविटीज़ में उनका एग्जिस्ट करना अब कोर एक्टिविटीज़ में प्रॉफिट मेकिंग में एक हिंड्रेंस है। तो एनपीएस को हटाने के लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन बैंक खोला गया। ये एक ड्यूल मॉडल में ऑपरेट करता है, अकेले ऑपरेट नहीं करता, ड्यूल मॉडल में करता है अलॉन्ग विद IDRCL, इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो जो भी बैड लोन्स हैं, एनपीएस हैं, बैंक से वो खरीद लिए जाते हैं NARCL के द्वारा, और रिकवरी का काम जो है बाकी का वो IDRCL करता है। ठीक है। तो एज ऑफ 2021 मार्च, इंडियन बैंक्स हैड 8.3 लाख करोड़ वर्थ ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, which is a huge amount. This was expected to go up to 10 and 11 lakh करोड़ by 2022, और मोस्टली ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पैंडमिक की वजह से काफ़ी बिजनेसेस को लॉस हुआ। तो बैड लोन्स को क्लीन अप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए ये एजेंसी खोली गई। अब इसमें होता ये है कि मान लो 2 लाख करोड़ के लोन्स हैं, है ना, या ये तो चलो एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपको, सिंपल अगर मैं शब्दों में बताऊं तो लेट्स से आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, बैंक के पास 100 रुपए जो है वो एनपीए हो गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गए। NARCL ये पूरे 100 रुपए के बैड डेट्स को आपसे खरीद लेगी, आपको एज बैंक इन रिटर्न क्या देगी, 15%, यानी कि 15 रुपए कैश देगी, और 85 रुपीज की आपको दे देगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो आपके पास एज अ बैंक 100 रुपीज वर्थ सामान आ गया, तो अब आप साइड हो सकते हो, अपने काम पे फोकस कर सकते हो। NARCL यहाँ से गवर्नमेंट की मदद लेगी, ठीक है, गवर्नमेंट बैक्ड गारंटी, ये जो यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेची है ना बैंक को, ये गवर्नमेंट बैक्ड है। तो NARCL अगर पैसा गवर्नमेंट को ना भी दे पाए, गवर्नमेंट अपने ये जो वैल्यू है इसको बैंक को देगी, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो गवर्नमेंट बैक्ड गारंटी के साथ ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती हैं। NARCL इनको फर्दर बेच देता है या रिकवरी करने के लिए दे देता है IDRCL को। अगर तो वो बढ़िया तरीके से रिकवर करके क्या कहते हैं, एनपीएस का जो कोलेटरल में सामान रखा हुआ है, जितना थोड़ा बहुत और इन्फ्लुएंस से रिकवर कर सकते हैं वो रिकवर करते हैं, एंड बाकी जो है कभी कभी फंडिंग मिल जाती है, कभी कभी गवर्नमेंट स्पॉन्सर हो जाते हैं, या फिर दे टेक अप द होल लॉस। तो ऐसे में बैंक के ऊपर से, सिर के ऊपर से ये जो बर्डन है एनपीएस को हैंडल करने का, ये हट जाता है। पब्लिक सेक्टर बैंक है तो 51% इन NARCL उनकी ओनरशिप रह सकती है। पीएसबी एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो 49% इन IDRCL रह सकती है। फिर आ जाता है आपका थर्ड रिफॉर्म, दैट इज ईज रिफॉर्म। ईज रिफॉर्म स्पेसिफिकली लेकर आया गया पीएसबी मंथन के द्वारा। नवंबर 2017 में गवर्नमेंट ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी, पीएसबी मंथन, जिसका मेन मोटिव था कि भाई हमने इतने सारे बैंक्स को पैसा दिया है ना, बैंक्स, हम चाहते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत ग्रो करे, गवर्नमेंट इज ऑल्सो पुटिंग इन सो मच मनी, प्राइवेटाइजेशन भी हो रही है बैंक्स की। ऐसे में कस्टमर सर्विस कैन नॉट बी समथिंग दैट लैक्स बिहाइंड। तो कस्टमर सर्विस को बेहतर बनाने के लिए, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग बेहतर करने के लिए, एंड आईटी प्रो बनाने के लिए बैंकिंग इंडस्ट्री को, ये पीएसबी मंथन का जो था ये एजेंडा था, और इससे ईज एजेंडा जो है वो सामने आया, विच केम बर्थ टू ईज रिफॉर्म्स। तो अलग अलग फेजेस में ईज रिफॉर्म हम लेकर आए हैं। ईज 1 जो है वो कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस के लिए था, रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग, क्रेडिट ऑफ टेक, है ना, क्या है ये सब, इसका मतलब है कि घर से ही बैठे बैठे सर्विसेज प्रोवाइड करना, फास्टर सर्विसेज प्रोवाइड करना, कम से कम फॉर्म्स भरवाओ, स्टेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी लेकर आओ, क्रेडिट अपने आप से जाके बोरोवर्स को दो, उनको लंबी लंबी लाइनों में मत खड़े करवाओ, क्योंकि क्रेडिट उनके लिए जितना जरूरी है हमारे लिए देना भी उतना जरूरी है। पीएसपी एज उद्यम मित्र फॉर एमएसएमईज, एमएसएमईज के फास्ट अप्रूवल ऑफ लोन्स के लिए उद्यम मित्र पोर्टल जो है वो खोला। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटलाइजेशन के लिए नियर होम बैंकिंग, माइक्रो इंश्योरेंस, साइबर प्रोटेक्शन, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया। इंश्योरेंस इंश्योरिंग एचआर आउटकम्स, ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करने के लिए, रिवॉर्डिंग टॉप परफॉर्मर्स, ई लर्निंग मॉड्यूल्स उनके लिए प्रोवाइड करना अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बैंक के, ये सब काम जो है ईज 1 में किए गए। फिर ईज 2 आया 2019-20 में। इसने जो 1 के ही एजेंडास थे उसको स्ट्रांगली और ज़्यादा री किया, तो स्ट्रेंथनिंग द रिफॉर्म्स इन पीएसपीज, ठीक है। तो फास्टर लोन प्रोसेसिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग लोन की, अर्ली वार्निंग सिग्नल, अगर कोई बैड डेट की तरफ या एनपीए की तरफ जा रहा है तो अर्ली डिटेक्शन सिग्नल्स जो हैं आप तक पहुंचे, स्पेशलाइज्ड मॉनिटरिंग टीम्स हों जो कि स्ट्रेस्ड एसेट्स को क्विकली असेस कर पाएँ, कि पता है कि ये चीज़ जो है ये
डाउटफुल की तरफ जा रही है तो पहले ही उससे रिलेटेड जो आप कर सकते हो वो करो एज बैंक। गवर्नेंस रिफॉर्म्स लेकर आए बेटर लीडरशिप के लिए। डिजिटल बैंकिंग एट होम, है ना, मोबाइल में ऐप्स हों रीजनल लैंग्वेजेस में भी जिसको लोग एक्सेस कर पाएँ ताकि हर कोई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प ले सके। फिर आया ईज 3 जो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में था। दिस वाज लॉन्च्ड इन 2021। इसका पर्पस था टू एक्सेलरेट द डिजिटल एंड कस्टमर फ्रेंडली रिफॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो गवर्नमेंट के जितने बैंक्स हैं उस पे कस्टमर फ्रेंडली रिफॉर्म्स लेकर आने हैं। अब हम लेकिन बहुत ज़्यादा हाई ऑन टेक चले गए। हमने ये 4 मेन थीम्स पकड़े और हमने बहुत ज़्यादा हाई ऑन टेक जो है इस रिफॉर्म को बनाया। स्मार्ट लेंडिंग फॉर एस्पायरिंग इंडिया, हार्ड वायरिंग, साउंड बैंकिंग एंड आईटी सिस्टम्स। आपको ये सब ना नाम पता होने चाहिए। देखो डिटेल नहीं भी पता कि टेक इनेबल्ड ईज ऑफ बैंकिंग कैसे होती है, क्या करते हैं उसमें, है ना, तो वो सब नहीं भी पता दैट विल डू, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि यार टेक एडवांस्ड, जब हमने टेक्निकली अपने आप को एडवांस करने के लिए आज बैंक बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स हम लेकर आए तो वो कौन सी ईज के फेज था, है ना, वो ईज 1 था, ईज 2 था या ईज 3 था। अब आपने देखा टेक्निकली एडवांस्ड हमने यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है। सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। होता क्या है, जो भी प्रोसेसेस हैं उनको ऑटोमेट करता है ना, ऑटोमेट करते हैं, नए एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं कि हम बेटर प्रोडक्ट्स बना पाएँ, है ना, बेटर लोन प्रोडक्ट्स बना पाएँ, क्रेडिट प्रोडक्ट्स शुड आई से। डिजिटल टूल्स एनालिटिक्स एआई की मदद से आप बैंकिंग कर रहे हो, फिनटेक पार्टनरशिप्स खोल रहे हो, पेपरलेस डेटा ड्रिवन बैंकिंग कर रहे हो, एचआर सिस्टम्स को इम्प्रूव कर रहे हो। तो ये सब आपका ईज 4 का एजेंडा था। ईज 5 जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा दिया गया था। इसका कॉमन पर्पस था कि एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए सबके लिए कॉमन रिफॉर्म्स लेकर आए, अब हम अलग अलग ना लेकर आए, और एक 3 ईयर स्पेसिफिक रोड मैप हम हर एक बैंक के लिए बनाए डिपेंडिंग अपॉन देयर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ठीक है जी, तो ये 5 चीज़ें हमने उसमें फोकस करी थी ईज 5 में। 5 चीज़ें हैं जिसमें हमने फोकस करा था। दैट वाज डिजिटली इनेबल्ड कस्टमर ऑफरिंग्स, कि हम जो भी हमारे अलग अलग टाइप के कस्टमर्स हैं उनको हम डिजिटल बैंकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो एमएसएमई हो, एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस हो, इंडिविजुअल बैंकिंग हो, है ना, और कस्टमर के फीडबैक्स को ऐप्स के थ्रू ही लिया जा रहा है। बिग डेटा एंड एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कस्टमर की नीड्स को पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया जाए, या जो भी हम एआई में से निकाल सकते हैं अपने बैंकिंग के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए वो करा जाए। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड कैपेबिलिटीज, कस्टमाइज एप्स फॉर डिफरेंट यूजर्स, कोलैबोरेटिव एंड डेवलपमेंट फोकस्ड बैंकिंग। पीएसबी एंड एनबीएफसी को को लेंडिंग करने को कहा जाए। क्लाउड टेक अडॉप्शन, है ना, स्टोरेज, डेटा स्टोरेज के लिए क्लाउड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, तो गवर्नेंस एंड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन के लिए ट्रेनिंग, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ग्रूमिंग करना, ये सब जो है स्टेप्स ये लिए जाएं। ठीक है जी, तो ये 3 रिफॉर्म्स थे। इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंसिंग, आपका क्या कहते हैं, बैड बैंक, है ना, लोन्स को क्लियर करना, जो बैड लोन्स हैं उनको क्लियर करना, एनपीएस को क्लियर करना, एंड ईज रिफॉर्म्स। ठीक है जी, तो ये 3 एरियाज में रिफॉर्म्स की हमने बात कर ली। सो इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंसिंग इज टिपिकली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, तो ये रिलेटेड है हाई रिस्क ड्यू टू डिलेज के लिए, शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी, लो कैपिटल, या हाई वॉलेटिलिटी एंड स्पेक्यूलेटिव नीड्स। तो ये रिलेटेड है हाई रिस्क ड्यू टू डिलेज एंड कॉस्ट ओवररन्स, है ना, क्योंकि स्लो प्रोसेसिंग है, आराम आराम से काम होता है और कॉस्ट कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। NARCL प्राइमरीली परफॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फ्रेश लोन्स देता है एमएसएमईज को, बिल्कुल नहीं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को खरीदता है बैंक से, यस, बी इज द करेक्ट आंसर। NABFID was established primarily due to which types of problems, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को केटर करने के लिए NABFID जो है वो बना। क्या है NABFID? NABFID एक DFI है। कब बना? 2021 में NABFID एक्ट के तहत बना। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो अब हमने जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ लिया है। नाउ इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी कोर्स दैट कैन हेल्प यू इन द जर्नी, तो मास्टर कोर्स की बात हमने कर ली, लेकिन उसके अलावा टेस्ट सीरीज में आप एनरोल कर सकते हो जिसमें कि आप प्रैक्टिस इनफ जो है आपको मटेरियल मिल जाएगा। लाइव क्रैश कोर्स है जिसमें कि आप 60 क्लासेस के थ्रू, 60 लाइव क्लासेस के थ्रू आप सब कुछ कवर कर सकते हो। बैच 4 इसका लॉन्च हो चुका है। 15 क्लासेस पर कॉम्पोनेंट होती हैं, 2 घंटे की क्लास होती है। इसके अलावा कॉन्सेप्ट नोट्स, PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो है ही। ठीक है, तो ये सारा कुछ फीचर्स हैं। आप एक बार edutab.in पे जैब के कोर्सेज में स्क्रॉल डाउन करके इनको चेकआउट कर सकते हो। सो दैट इज ऑल फॉर द सेशन गाइस, थैंक यू सो मच।